हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं आगे की थ्योरीज पढ़ने से पहले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में जानने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इफ वी हैव टू चार्जेस, दो चार्ज है हम लोग के पास, 8 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, and both of them are placed 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों ही 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखे हैं। अगर फोर्स निकालना है, एयर में ये रखे हैं, तो एफ ई की वैल्यू हो जाएगी के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 है 8 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6, and Q2 is -2 माइक्रोकूलम मीन्स 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे एफ ई हम लोग के पास आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे केवल और केवल अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्योंकि दो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन काम करेगा। इनटू 8 टू 16 इनटू 10 टू द पावर -12, -6 10 टू द पावर -12। यहां पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल रहा है 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। 10 इंटू 10 टू द पावर -2 था, तो हम लोग को मिल रहा है 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। यहां पे 9 इंटू 16 करेंगे तो मिलेगा 144, माइनस साइन है, इंटू 10 to the power -12 and +9 means 10 to the power -3, and here we have 10 to the power -2। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है -144। 10 to the power -2 ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, कट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 10 to the power -1। तो फाइनली हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है -14.4 न्यूटन। कब? जब दोनों चार्जेस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग एक दूसरे के साथ टच करा के वापस रिप्लेस कर दें, टच करा के वापस रिप्लेस करेंगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोथ ऑफ देम विल रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब टोटल चार्ज पोसेस्ड बाय द बॉडी आफ्टर टचिंग दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। Q डैश जो चार्ज मिल रहा है एक एक बॉडी के ऊपर, वो इक्वल मिलेगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 के। दोनों में इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। यहां पे हम लोग के पास 8 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2। ये तब है जब हम दोनों बॉडीज को टच करा के रिप्लेस कर रहे हैं। यहां पे Q डैश की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 मींस 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 into 10 to the power -6। अब ये चार्ज मिल गया है तो अब आप फोर्स निकाल सकते हैं। इस बात का भी ध्यान देना है, आप दोनों बॉडीज के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है, तो इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स नाउ रिपल्सिव फोर्स विल वर्क। तो यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, अगेन 3 इंटू 10 टू द पावर -6। रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे 10 टू द पावर -2 ही मिल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो 81 इंटू 10 टू द पावर -1 मीन्स 8.1 न्यूटन। और ये कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। जब हम दोनों को टच करा के वापस रिप्लेस कर रहे हैं तब। इसमें अगर चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स में जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो निकालना है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं, नेचर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे और क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे कि अगर ए बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर गए हैं, जैसे बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा इफ दे आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस r। तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि Q1 या QA जो बॉडी चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में दे रही है बिकम्स पॉजिटिवली, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा n की वैल्यू यहां पे है 10 टू द पावर 3 एंड E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16। इतना चार्ज है पॉजिटिव फॉर्म में,
और बी वाली के ऊपर जो भी चार्ज होगा क्यू बी वो हो जाएगा माइनस एन, क्योंकि इतना ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 60 माइनस 77। अगर किसी डिस्टेंस पे रखे हैं तो दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ टू चार्ज बॉडीज प्लेस्ड at 3 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, दो चार्ज बॉडीज 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखिए, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स दिया हुआ है 0.075 न्यूटन एंड सम ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है आपके पास 20 माइक्रोकूलम। दो बॉडीज having sum of charge 20 microcoulomb, when they are placed 3 meter away from each other, then they apply a repulsive force that is equal to 0.075 न्यूटन। दो बॉडीज हैं ए और बी मान लेते हैं, दोनों के चार्ज का समय 20 माइक्रोकूलम, और जब वो 3 मीटर की दूरी पे रखी हैं तो इतना फोर्स रिपल्सिव फॉर्म में अप्लाई कर रही है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ईच बॉडी? तो यहां पे हम लोग पहले Fe से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई R मीन्स 3 का स्क्वायर, मीटर में दिया हुआ है तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा Fe इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा Q1 Q2 इंटू 10 टू द पावर 9। यहां पे Fe की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो Fe की वैल्यू है 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 2 3 शिफ्टिंग हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू Q1 Q2। यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, दैट इज Q1 Q2। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे Q1 Q2 दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज करें, Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है और डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां पे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मींस आपके पास दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 का सम दिया हुआ है 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एंड हियर माइनस 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां पे therefore Q1 माइनस Q2 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 या 10 माइक्रोकूलम मिला। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हम लोगों को यहां से मिल चुकी है, Q1 प्लस Q2 यहां पे हम लोगों के पास ऑलरेडी है, यहां पे Q1 प्लस Q2, तो अब हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं इसका, दैट इज व्हाट 20 माइक्रोकूलम। एक बार अगर ऐड कर देते हैं तो Q2 विल कैंसिल आउट, 2Q1 विल बी इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, सो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट 15 माइक्रोकूलम। तो अगर Q1 15 माइक्रोकूलम है तो Q2 5 माइक्रोकूलम होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद ट्राई करते तो बड़े आसानी से हो जाता है। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस ऑफ 4E and E are placed at a certain distance A। 4E और E दो चार्ज है एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द these two charges, where a charge Q be placed to get the equilibrium।
कहां पे एक चार्ज क्यू प्लेस किया जाए कि हमें ये तीनों के तीनों चार्ज एक इक्विलिब्रियम दे। तो 4e और e वाला तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे। यहां पे q को हमें किसी ऐसी जगह पे रखना है इन बिटवीन द टू चार्जेस जब हमें इक्विलिब्रियम की प्राप्ति हो, मतलब कोई भी मोशन वहां पे ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स अप्लाइड बाय द 4e जो कि इधर की ओर काम कर रहा है एंड फोर्स अप्लाइड बाय e जो कि इधर की ओर काम कर रहा है, जब दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए तो उस केस में चार्ज q इक्विलिब्रियम में आएगा। ऑलरेडी 4e और e तो अपने जगह पे फिक्स है। तो यहां पे हम लोग पहले निकालेंगे f 4e एंड q और फिर निकालेंगे f e एंड q। इसको निकालने के लिए अगर टोटल डिस्टेंस a दे रखी है यहां से यहां तक की, तो मान लेते हैं कि एट पोजीशन x फ्रॉम द 4e चार्ज द पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगी a माइनस x। तो F4EQ इन दोनों के बीच का फोर्स निकालने के लिए हम लोग यहां निकालते हैं F4EQ निकालने के लिए ये तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चूंकि एयर में रखा हुआ है, और Q1 की वैल्यू हम लोग के पास 4e एंड Q2 है Q के बराबर एंड डिस्टेंस हम लोग के पास x दैट इज x स्क्वायर यहाँ। और इसी तरीके से F E और Q के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू E इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब ये लेनी है हम लोग को, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस x का होल स्क्वायर फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों ही फोर्सेस आपस में इक्वल होने चाहिए। F4EQ शुड बी इक्वल टू FEQ। तो दोनों फोर्स को इक्वल जब रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाता है, रख के देखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 4EQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एंड हियर 9 into 10 to the power 9 EQ divided by a minus x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 into 10 to the power 9 कैंसिल हो गया, e एंड q भी कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 4 divided by x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 divided by a minus x का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो 4 इज व्हाट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग को मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस x। इसको क्रॉस करके अगर सॉल्व कर दें तो हमको मिल जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। चूंकि वैल्यू हम लोगों को निकालनी है x की, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर 2 बाई a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो x डिस्टेंस पर जिसकी वैल्यू है 2a by 3 पर चार्ज q रखने पर वह चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ पे चार्ज q तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब पहले चार्ज से वह 2a by 3 पे हो या दूसरे चार्ज से वह a minus 2a by 3 पे हो। तो इस केस में हम लोग को मिल जाएगा a by 3। तो अगर पहले चार्ज से हम ले रहे हैं तो हमको मिल जाएगा 2a by 3, और अगर दूसरे चार्ज से ले रहे हैं छोटे वाले चार्ज से तो वो मिल जाएगा a by 3। इस बात का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो छोटे वाले चार्ज है उससे डिस्टेंस कम मिलेगी और जो बड़ा वाला चार्ज है उससे डिस्टेंस ज्यादा। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस लेने के लिए इसको इरेज करें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेने से पहले एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हमारे पास दो फिक्स चार्जेस हैं जो कि पॉजिटिव नेचर, दोनों ही Q1 एंड Q2 दोनों ही पॉजिटिव नेचर के चार्जेस है और फिक्स अपनी जगह पे रुके हुए, इसके बीच में एक चार्ज हम Q3 रख रहे हैं जो कि नेगेटिव, और Q3 नेगेटिव चार्ज रखने के बाद इक्विलिब्रियम की प्राप्ति हो रही है। मींस दिस Q1 applies a attractive force over the Q3 and Q2 also applies a attractive force over the Q3। तो दोनों की तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल है जिसके कारण Q3 इक्विलिब्रियम में है। दूसरा केस ले लेते हैं इसका, दोनों सेम चार्जेस इस Q1 और Q2 जो कि दोनों पॉजिटिव, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में हम लोग एक
पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, मान लेते हैं Q4 मैग्नीट्यूड का, यहां पे भी इक्विलिब्रियम मिल सकता है हम लोगों को या मिलेगा। यहां पे ये वाला इसको पुश करेगा और इधर वाला भी इसको पुश करेगा, जिसके कारण Q4 बीच में लटक जाएगा क्योंकि ऑलरेडी Q1 एंड Q2 फिक्स्ड है। यहां पे अपोजिट नेचर का चार्ज बीच में रखने पे इक्विलिब्रियम मिल रहा था और यहां पे सेम नेचर का चार्ज रखने पे भी इक्विलिब्रियम मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ दीज टू विच वन विल बी मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त करेगा। तो पहले इस वाले केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में जब हम लोग Q3 को थोड़ा सा अंदर की ओर पुश करते हैं, Q1 की तरफ खिसकाते हैं बाय फोर्स, तो इन दोनों Q1 एंड Q3 के बीच की गैप कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि अपोजिट नेचर का है। हम हल्का सा इसको पुश करेंगे, इसको खींच देगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल है। इस वाले केस में देखते हैं, हम इसको अगर फोर्सफुली Q4 को अगर अंदर की तरफ ले जाते हैं, Q1 की तरफ लेके जाते हैं, तो Q1 एंड Q4 के बीच की डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स काम करेगा जो कि रिपल्सिव नेचर का होगा और वह रिपल्सिव फोर्स इसको वापस अपनी जगह पे पहुंचाएगा। इसका मतलब हमने जब इसको हल्का सा डिस्टरबेंस प्रोवाइड किया तो ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया, पर जब इसको हम हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये अपने डिस्टरबेंस को ओवरकम करके अपने पोजीशन पे आ जा रहा है, मींस दिस इज मोर स्टेबल। सो सेकंड वाला मोर स्टेबल। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत पहले कंपटीशंस में आता था, अब जनरल क्वेश्चन हो चुका है ये। टू पिट बॉल्स, पिट मतलब पिटवा एक होता है, गांव में मिलता है, बहुत हल्की सी चीज है जिससे रस्सी भी बनती है। दो छोटी छोटी पिट बॉल्स ऑफ इक्वल मास एंड इक्वल साइज ले ली गई है और दोनों को ही इक्वल लेंथ के इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दिया गया है फिक्स पॉइंट्स, यहां से सस्पेंड कर दिया गया है। ये पिट बॉल है, दोनों के मास से सेम है, एंड मास सेम है तो वेट भी सेम है और साइज भी उसकी सेम। दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज है Q, जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो रिपल्सिव फोर्स इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है। यहां पे ये एंगल दिया हुआ है 2θ, एंगल कितना दिया हुआ है 2θ सेपरेशन के बाद, और ये गैप दे रखी है यहां से यहां तक की A और B के बीच की गैप है R। ये लेंथ है L, दोनों ही थ्रेड इंसुलेटिंग थ्रेड की लेंथ L है, तो सेपरेशन है 2θ, एंगुलर सेपरेशन 2θ, लेंथ ये L है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज Q है। इस चार्ज Q की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ M, L, थीटा एंड R, मतलब अदर कांस्टेंट्स के टर्म में इस Q की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस चार्ज Q के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक फोर्स है वेट के रूप में, दैट इज mg, नीचे की ओर काम कर रहा है। यहां पे थ्रेड से बना हुआ है तो एक टेंशन काम कर रही है ऊपर क्यों? और क्योंकि इसके पास मास है, हल्का है पर मास तो है, मास के कारण वेट है, टेंशन काम कर रही है। इस टेंशन का एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा जो कि वेट को बैलेंस करेगा। अगर ये पूरा एंगल 2θ है तो हाफ ऑफ एंगल विल बी व्हाट? थीटा। अगर आधा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हम लोगों को मिलेगा थीटा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा दें या घटा दें तो क्या ये बीचों बीच रहेगा या दूर हट जाएगा? चार्जेस की मैग्नीट्यूड कितनी भी रहे, दोनों ही बीचों बीच एंगल फॉर्म करेंगे, दोनों तरफ का एंगल बराबर मिलेगा। इस बात का ध्यान दीजिए। है यहाँ पे थीटा ये है तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट, टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट हम लोग को मिल जाएगा t cos थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी फोर्स या वेक्टोरियल टर्म का एंगल के साथ सटा हुआ कंपोनेंट cos होता है। तो t cos थीटा विल बैलेंस वेट, और इसका हटा हुआ कंपोनेंट है हम लोग के पास t sin थीटा। सो बेसिकली t sin थीटा विल बैलेंस force, that is electric force, and t cos theta will balance its weight। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या आता है, t sin theta will balance Fe,
एंड टी कॉस थीटा विल बैलेंस वेट दैट इज mg। डिवाइड कर दें तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाई mg। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इन द एयर के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है कि Q1 Q की वैल्यू है, Q2 में Q है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज व्हाट r स्क्वायर एंड वेट mg अपने होते हैं। अब यहां पे हम लोग को tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस दैट इज व्हाट p c कर देते हैं एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू cd। इसको और आगे प्रोसीड करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी cd डिवाइडेड बाय pc हियर k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर mg। अभी दो चार्ज सिस्टम ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद थ्री चार्ज सिस्टम भी लेते हैं। यहां पे अगर सॉल्व करते हैं तो cb की वैल्यू हम लोग के पास है r/2। यहां पे pc की वैल्यू का स्क्वायर pc स्क्वायर विल बी इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। ये हम लोग को मिल जा रहा है pc का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा अंडर रेट में आ जाएगा, तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg। इसको सॉल्व करके हम लोग q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा में निकालना होता तो बड़े आराम से निकल जाता है, इसकी जरूरत भी हम लोगों को नहीं पड़ती। जनरली थीटा में निकालना होता है, जिसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा r/2 here l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 mg ऊपर चला गया और k नीचे आ गया इज इक्वल टू व्हाट q स्क्वायर। अगर ये आपको tan थीटा के ही रूप में रखना होता तो यहां से आराम से आपके पास आ रहा था इस वाले क्वेश्चन से tan थीटा r स्क्वायर mg डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू q स्क्वायर। देयरफॉर q विल बी इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा r स्क्वायर mg डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ पे q की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और सेपरेशन सेम रखते हैं लिक्विड इमर्स करने के बाद, लिक्विड और उस पिथ बॉल की डेंसिटी अगर आपको दी हुई है तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड निकालना है जो कि रिलेटेड है विद द कंपटीशन। तो इस सीरीज में अगला क्वेश्चन वो है कि जब हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को इमर्स कर दे रहे हैं इन द डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जिसकी वैल्यू निकालनी है और डेंसिटी ऑफ पिथ बॉल दी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। तो वहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जब हम इमर्स करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण k के कारण दोनों पिथ बॉल के बीच फोर्स कम हो जाएगा और बॉयंसी फोर्स के कारण भी एक फोर्स कम होगा। तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंगुलर सेपरेशन सेम रखी जा रही है। तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और चीज है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग जीरो ग्रेविटी पे लेके आए, ऐसी जगह पे लेके आए जहां पे ग्रेविटी हो ही ना, तो दोनों पिथ बॉल के बीच का एंगल कितना फॉर्म होगा। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट जीरो हो जाएगा, और अगर वेट जीरो हो जाएगा तो दोनों बॉल केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण सेपरेट होंगी, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों पैरेलल टू द सरफेस हो जाएंगी, सरफेस टू द वेयर इज प्लेस्ड। तो अगर g की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो उस केस में यहां पर जो भी आपके पास एंगल है वो 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देयर आर थ्री इक्वल चार्जेस
of small q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड L है उसके 3 वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है और एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है एट द सेंट्राइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्राइड एक ही जगह पे काम करता है जिसको हम G के नाम से यहाँ पे मानना चाहते हैं। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, कैपिटल Q। इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको A नेमिंग कर देते हैं, दिस इज B, दिस इज C, इसको हम लोग D कर देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए इस एक पर रखे हुए चार्ज स्मॉल q के कारण लगने वाला फोर्स इस आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर काम करेगा, जिसको दूसरे कलर से शो करते हैं। ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये वैल्यू है हम लोग के पास F A कर देते हैं सफिक्स में, या F1 कर देते हैं। एंड B के कारण लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसको हम लोग F2 मान लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाला C के कारण इस पे लगने वाला फोर्स हम लोग ले लेते हैं F3। F2 और F3 का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और F1 नीचे की ओर काम कर रहा है। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी कितनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या चाहिए? A से G तक, B से G एंड C G। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60 डिग्री। यहाँ पे पहले हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि AD की वैल्यू निकलेगी तभी AG की वैल्यू निकल पाएगी। यहाँ पे AD की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लेंगे AD इज इक्वल टू, AD will be equal to AB cos 30 डिग्री। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें या डायरेक्ट एंगल ले लें तो ये एंगल हम लोगों को मिल जा रहा है 30 डिग्री। ये 60 है, ये 90 है, तो 30 डिग्री मिल जा रहा है। परपेंडिकुलर है BG, बेस है AD और हाइपोटेन्यूज है AB। तो बेस AD एंड हाइपोटेन्यूज AB। तो यहाँ पे हम लोग AB है n के बराबर, n cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये AD मिल गया। AD के बाद हम लोग को निकालना है AG। AG 2/3 है अब द AG, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2/3 इंटू L अंडर √3/2। इसको 2 को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा L डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में है √3 और नीचे 3। इसको कट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अंडर √3। तो AG की वैल्यू हम लोगों को मिल गई L अंडर। ठीक इसी तरीके से हम लोगों के पास है AG इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू C। ये तीनों आपस में सेम। अब हम लोगों को फोर्स निकालना है F1 के लिए हम लोग इस वाली वैल्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे K एयर में रखा है, Q1 इज Q, कैपिटल Q दूसरे वाला है जो कि सेंट्राइड पे रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज AG का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा K Q डिवाइडेड बाय AG की वैल्यू है L बाई अंडर √3 का होल स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी K Q बाई L स्क्वायर, और ये 3 चला गया ऊपर, तो ये हम लोग को मिल गया F1 इज इक्वल टू। ठीक इसी तरीके से हम लोग को मिल जाएगा F2 K 3K Q बाई L स्क्वायर, और ये F3 के बराबर। अब समस्या ये है कि F2 और F3 का सम बैलेंस कर रहा है किसको? ये बैलेंस कर रहा है F1। अगर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से F2 F3 की वैल्यू हम लोगों को इतनी आएगी। यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो रिजल्टेंट के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर, 1 तो अपनी जगह पे है, F2 स्क्वायर प्लस F3 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू में ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है यहाँ वाला, तो ये एंगल एक तरफ का 60 मिलेगा तो दूसरी तरफ का भी 60 ये पूरा एंगल हो जाएगा 120। मतलब
इन दोनों फोर्स F2 और F3 के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। अब यहाँ पे F2 और F3 आपस में बराबर है, जिसको हम F लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F एंड cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। आप लोगों ने ASTC रूल से इसको पढ़ रखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे F2 = F3 है और हम इसको F मान के चल रहे हैं, आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट R जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा उसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 2F² प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -F²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा √F² मींस R विल बी इक्वल टू F। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से डायरेक्ट निकल रहा था, इसको सॉल्व करके निकाला तो F और F की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास है 3KQ/L²। ये R टोटल इन दोनों का रिजल्टेंट R ऊपर की ओर काम कर रहा है, F1 नीचे की ओर काम कर रहा है, दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स वर्किंग ओवर दिस चार्ज Q विल बी इक्वल टू 0। अब इस वीडियो लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर कुछ चार्जेस एक सिस्टम की तरह से वर्क कर रहे हैं, सम ऑफ द चार्जेस वर्किंग टुगेदर एज अ सिस्टम, तो उस सिस्टम में किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स is the vectorial sum of the force applied by the other charges। उस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स अन्य चार्जों द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टोरियल सम के बराबर होता है। जैसे अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, यहाँ पे ये Q1 चार्ज है जिसकी पोजीशन वेक्टर है यहाँ से R1 शो कर रहे हैं, यहाँ पे Q2 इसकी पोजीशन वेक्टर है हम लोगों के पास R2। यहां तीसरा चार्ज ले रहे हैं Q3 जिसकी पोजीशन वेक्टर है R3। एक और चार्ज ले रहे हैं, सबकी ओरिजिन से ही डिस्टेंस हम लोग को लेनी है, वेक्टर पोजीशन इसकी ओरिजिन से ही लेनी है, ये 0, ये x है, ये y है। यहां पे अगर एक पर्टिकुलर चार्ज Q1 पे हमें नेट फोर्स निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, Q1 पे अगर फोर्स लगाना है तो F_Q1 विल बी इक्वल टू F_Q1_Q2 प्लस F_Q1_Q3 प्लस F_Q1_Q4। वेक्टोरियल सम होना चाहिए, तो यहाँ पे सब कुछ वेक्टर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। तो फोर्स वर्किंग ओवर अ पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू वेक्टोरियल सम ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ओवर दैट पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस। रेस्ट ऑफ चार्जेस कौन से हैं? Q2, Q3, Q4। कुछ इस तरीके से कि इस Q2, Q3, Q4 के बीच आपस में कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इफ सम ऑफ द चार्जेस वर्क्स टुगेदर एज अ सिस्टम, then force working over a particular charge, that is here Q1, is equal to vectorial sum of the forces due to rest of charges. No net force works among the rest of charges. Rest of charges मतलब Q2, Q3, Q4 के बीच कोई भी नेट फोर्स काम नहीं करेगा। अगर इसको हम लोग सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर R13 का कैप प्लस के थर्ड के लिए के Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 स्क्वायर R14 कैप। कैप से ही ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, के Q1 कांस्टेंट है तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है Q2 R12 कैप डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर प्लस Q3
बाई R13 का स्क्वायर R13 कैप। ये सब आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। Q4 डिवाइडेड बाई R14 स्क्वायर R14 का कैप, ये इतना आप लोगों को अंदर मिलेगा। अगर इसका हमको समेशन के फॉर्म में लिखना है तो K Q1 तो आपका कांस्टेंट है, यहां पे आपको पास मिल जाएगा समेशन I की वैल्यू हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम 2 और I की वैल्यू यहां खत्म होगी N पे, तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा QI R1 तो अपने जगह पे RI स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कैप पे रहेगा RI स्क्वायर नहीं होगा RI और डिनोमिनेटर में है R1 I का स्क्वायर। ऊपर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, नीचे हमारे पास स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पे I की वैल्यू की शुरुआत 2 से हो रही है और एंड हो रहा है N पे। N यहाँ पे हमारे पास 4 होगा और यहाँ पे I की शुरुआत हम लोग करेंगे 2 से। तो इस पूरे को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें केवल इतने की ही जरूरत है। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि 3 और 4 चार्जेस हों या मोर देन 3 चार्जेस हो, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टोरियल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं क्वार्ट्स के बारे में। QUARKS quarks are the truly fundamental particles and their charge is the fraction of charge of electron। पर ये कभी भी फ्री स्टेट में सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता है। आप लोगों को ये शुरुआत में बताया गया है कि जो भी चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर है वह इंटीजरल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्वार्क्स ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर चार्ज है फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये 6 पार्टिकल्स ग्रुप में डिवाइडेड है। अब 4 टॉप, इसके पास जो भी चार्ज होता है वह चार्ज प्लस में होता है 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 4 और टॉप, इसके पास चार्ज है 2/3 इलेक्ट्रॉन और डाउन स्ट्रेंज बॉटम, इसके पास चार्ज होता है -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली टॉप 4 अप के पास चार्ज है 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउन स्ट्रेंज बॉटम के पास है -1/3। तो आप लोग कहेंगे कि इसकी यहां पे क्या जरूरत है? बेसिकली इन मिलके हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए हैं जिनको हम लोग हेड्रॉन के नाम से जानते हैं। थोड़ी हायर स्टडी है पर एलिमेंट्री नॉलेज अगर आप ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच हैव चार्ज लेस देन आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर सबसे बड़ी बात है कि कभी भी फ्री स्टेट में ये नहीं रहते हैं। हाँ, इनसे मिलके हमारे पास हेड्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है और हेड्रॉन फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं हम लोगों के पास, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन कैसे फॉर्म होता है। प्रोटॉन बेसिकली हम लोग के पास बनता है 2 अप U प्लस U प्लस D, UUD के कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन की फॉर्मेशन होती है। चेक भी कर लेते हैं। U के पास चार्ज है +2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये माइनस में आ जाएगा 1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 3/3, तो यहाँ पे हो जाएगा E विथ पॉजिटिव साइन। तो बेसिकली अप और डाउन से मिलके हमारे पास प्रोटॉन बना हुआ है। तो प्रोटॉन जो भी है दैट इज फॉर्म बाय द UUD। तो प्रोटॉन को हम लोग UUD के फॉर्म में भी लेते हैं। अब न्यूट्रॉन देखते हैं कैसे बना हुआ है। न्यूट्रॉन में 2 डाउन पार्टिकल्स है, एक अप पार्टिकल होता है। यहां पे U प्लस D प्लस D से ये मिलके बना हुआ है। अब पार्टिकल यहां पे हम लोगों के पास है 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1/3
E माइनस 1/3E, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसका कैंसिल हो गया, तो हम लोगों के पास न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हुई। तो न्यूट्रॉन बेसिकली हम लोगों को मिलता है UDD के फॉर्म में। बेसिकली न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय द वन अप पार्टिकल अप quark and two down quarks, and proton is formed by the two up quarks and one down quarks। तो quarks फ्रैक्शन में चार्ज रखते हैं पर कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं होंगे, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही मिलकर पार्टिकल्स की या हेड्रॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है, आने वाले समय में हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे। हैव ए नाइस डे।